नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये शब्द सुन के समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक उत्तर लिखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं कि जीएस पेपर 4th का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें बाकायदा यूपीएससी ने मेंशन किया है कि आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे संबंधित कुछ और शब्द दिए गए हैं, यानी कि उन पर भी फोकस करना है जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। ये बात हो गई। अब एक और चीज़ आप देखेंगे, जीएस पेपर 4th में सेक्शन ए जो होता है उसमें थियरी पूछी जाती है एक तरह से कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना आप जानते हैं उसके बारे में। और दूसरा सेक्शन होता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो है केस स्टडी का। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल एक या दो केस स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कॉरपोरेट गवर्नेंस की झलक मिल जाती है। कुछ तो सीधे सीधे होते हैं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बॉस ऐसा है, जो भी है सिचुएशन बना दिया जाता है, या आप खुद एक अधिकारी के पद पे हैं किसी कंपनी में, किसी संगठन में। आपने पढ़ा होगा, अगर आप केस स्टडी पढ़ते हैं क्वेश्चन वाला, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस पे आते हैं, थियोरी वाले पार्ट पे, और देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका जवाब कैसे देना है। जब आप इसके जवाब में जाएंगे तो आप इस लायक हो जाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे कि इससे संबंधित जब केस स्टडी पूछी जाएगी तब भी आप वहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? सीधा सीधा पूछा गया, बताना है कि ये क्या है। भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। और अगला पार्ट है कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की में सुधार हेतु उपाय सुझाइए। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट ये है कि आपको बताना है कि ये क्या है। दूसरा हिस्सा ये है कि इसके नैतिक मुद्दे कौन से हैं, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि नैतिक समस्याएं क्या क्या हैं। और तीसरे पार्ट में जो कंक्लूज़न की तरफ ले जाएगा वो है कि इसमें सुधार के लिए आप कोई उपाय सुझा सकते हैं कि नहीं। अब चलिए मैं आपको, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं बताते रहता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए, मेन बॉडी में ऐसे लिखिए, और कंक्लूजन ऐसे लिखिए। वो आप उसी चीज़ को ध्यान में रख के आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ साफ साफ इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट समझिए पहले, पूरा नहीं समझा रहा हूँ, बेसिक जो जानना चाहिए वो बता रहा हूँ। पहली बात कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है। अब देखिए, बहुत सारे संगठन बने होते हैं, कॉरपोरेट से ही आप वैसे समझ जाएंगे। संगठन बने हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, या सरकार की कोई कंपनी है, बीएसएनएल हो गई, या फिर कोई और, ठीक है। तो उस कंपनी का शासन कैसे चल रहा है, आप देखेंगे उसमें कोई हेड है, उसमें भी बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं गवर्नेंस वाले पार्ट में। लेकिन इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिर्फ इतने नहीं कि कंपनी में कितने हेड हैं, या कौन हेड है, या कितने लोग उसमें शासन का काम देखते हैं, प्रबंधन का काम देखते हैं, इतना नहीं। इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको संभालना, जिनको अच्छे से लेके आगे बढ़ना, वो गवर्नेंस के तहत आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत, ठीक है। यानी कि एक नज़रिए से आप देखें तो ये समझ में आता है कि जो कंपनियां हैं, जो संगठन है, उसमें जो गवर्नेंस का काम देखने वाले लोग हैं उनसे संबंधित बात होगी, और उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह देंगे। ऐसा नहीं है। इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनका गवर्नेंस अच्छे से करना। गवर्नेंस ऐसे करना कि इन सब का भला हो, सबके लिए अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। तो बढ़िया शासन कहलाएगा, बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हेड और बाकी जो मेंबर हैं बोर्ड के, उनके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। किसी भी कंपनी में ये तो है ही। आप देखिए, कर्मचारी भी होते हैं। ये हेड और मेंबर्स की बात हम कर चुके हैं। कर्मचारी हैं, वो काम नहीं करेंगे कंपनी नहीं चलेगी। इसके अलावा कंपनी किसी और वेंडर से भी जुड़ी हुई है, किसी और व्यक्ति से भी जुड़ी हुई है, जो इनके माल को, इनके सामान को लेके जाते हैं और बेचते हैं। ये भी इसका एक हिस्सा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अभी आप इस तरह के विज्ञापन खूब देखते हैं कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करिए, तो उसमें कुछ ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो बताते हैं कि जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी कंपनी के उसी हद तक, जिस लेवल तक आपने शेयर खरीदा, अगर 5% खरीद लिया तो 5% के मालिक आप भी हैं। यानी कि जो शेयर धारक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और सबसे खास बात कि जो ग्राहक हैं,
जो कंपनी से लाभ ले रहे हैं या कंपनी के प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। यानी कि गवर्नेंस ऐसा हो जो इन सब को समाहित करे, इन सब को अच्छे से लेकर आगे बढ़े और देश का विकास हो, जो भी है। कम से कम कंपनी तो अच्छे से चले, किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो, अच्छे से सारा काम हो। तो ये है कॉरपोरेट गवर्नेंस। बात समझ में आ गई? अब इसको आप इंट्रोडक्शन में ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत में ही आप कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात लिख सकते हैं। आप नोट में बाकी जगहों पढ़ेंगे तो थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि जो मैंने बताया है इसी को आप अपने शब्दों में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे आते हैं कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। अब आपको पता चल गया, अभी मैंने बताया कि कॉरपोरेट में कितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो हेड हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, या फिर आप देखिए कर्मचारी हैं, और भी जुड़े हुए पक्ष हैं, ग्राहक हैं, सब उसमें शामिल है। अब नैतिक मुद्दों की बात करेंगे तो इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक बात तो सबसे बड़ी नैतिक मुद्दे की बात यह है कि ज़्यादातर कंपनियों में ये बात देखी जाती है, सबकी नहीं, अपवाद ईमानदारों की भी है। आप देखेंगे बैलेंस शीट में जानबूझ के गड़बड़ी की जाती है। आपको पता है कि सरकार अपनी तरफ से भी कुछ ऑडिटर लगा देती है कि ऑडिट करे कि इनका जो है आय व्यय कैसा चल रहा है और मतलब टर्नओवर कैसा है, ताकि उसी हिसाब से अगर ये कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे तो पकड़ में आएगी, और या फिर ईमानदारी से काम करेंगे कम से कम कि हाँ भाई कोई देख रहा है, कोई निगरानी कर रहा है। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैलेंस शीट के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि कितना हमने कमाया और कितना हमने जो है इन्वेस्ट किया, कितना लाभ बचा, इस तरह से। तो कंपनियां दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई हमारा लाभ तो हुआ नहीं। अब जब लाभ नहीं हुआ ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा नहीं देना है। तो ये एक समस्या है जिसको आप नैतिक समस्या कह सकते हैं, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कह सकते हैं। हाँ, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, अब तो मैं टॉपिक ही पढ़ाने लगा एक तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें और चीज़ें आप शामिल कर लीजिएगा। तो एक नैतिक मुद्दा यही है, टैक्स को लेकर के, बैलेंस शीट को लेकर दिक्कत की जाती है जानबूझ करके। इसके साथ शॉर्ट में चलें तो बहुत सारे हमारे यहाँ लेबर लॉज बने हुए हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें आप देखते हैं कि भेदभाव किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है, और सैलरी के मामले में भी कई बार दिक्कतें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जितना लाभ मिलना चाहिए, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए एक कर्मचारी को, उतनी नहीं मिलती है। और एक और बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के काम कर रही हैं कि हमारा लाभ कैसे बढ़े, इस चीज़ को इग्नोर करके कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और इस चीज़ को जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, क्या इस प्रोडक्ट से इसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा करके अपना विकास कर रहे हैं जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ी नैतिक चिंता की बात है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने बताई, लेकिन इसके साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आप शामिल करके और एक अच्छा सुंदर उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी एक और चीज़ बाकी है कि इसमें सुधार के उपाय सुझाइए। सबसे पहली बात यह है कि आप सर्च करेंगे, आपकी किताब होगी उसमें भी देखेंगे तो कुछ समितियां पहले बनाई गई हैं जिन्होंने बताया है कि बाकायदा कॉरपोरेट गवर्नेंस को कैसे किया जाना चाहिए, तो उनका उल्लेख आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद सामान्य सुझाव दे सकते हैं कि हाँ जो समस्याएं हमने बताई हैं ये कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी बात को लिखें तो बहुत आसानी से बहुत ही सुंदर उत्तर आप लिख पाएंगे। अभी मैंने आपको सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, वही पॉइंट्स आपको केस स्टडी में मदद करेंगे। बात करें कंक्लूजन की तो आप एक बड़ा सा दृष्टिकोण यहाँ पे अपना रख सकते हैं जिससे एग्जामिनर समझे कि हाँ भाई आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो महत्व है, जो प्रभाव है, सिर्फ इस कंपनी, इस संगठन तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, समाज के स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, तो इन सब पे पड़ता है। तो अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस ठीक होगा, अच्छे से चलेगा, तो ओवरऑल हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश विकसित होगा। ये बात आप लिख सकते हैं और एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि सतत विकास जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उनको हासिल करने में इससे बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है बात। अब एक बार इसका उत्तर लिखेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ अब ये भी सीख जाएंगे कि पढ़ना तो अपनी जगह है,
लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तब कैसे दिमाग को हमें समझाना पड़ता है कि भाई सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बात दो और फिर आप उसको कैसे लिखते हैं कापी पे। यही तो कमाल है, जो लोग लगातार लिख रहे हैं वो उन दूसरे लोगों से बेहतर हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सुनना समझना बेसिक है, ज़रूरी है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के लायक होंगे। अदरवाइज़ ठीक है, ज्ञान की बात तो अपनी जगह है, बस इसमें इतना ही है। हाँ, अब एक चीज़ और है, कुछ लोगों को ये बात सुन के शायद लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अगर आप आंसर राइटिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो इसके पहले इसी सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने बताया है कि मेंटली आप कैसे अपने आप को आंसर राइटिंग के लिए तैयार करेंगे। सारी टेक्निक सब कुछ मैंने बता रखा है, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप उसका लाभ लीजिए और लिखना शुरू करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 99% लोग आंसर राइटिंग से भागते हैं, तो आप उन 99 में से निकल के 1% में आइए। लिखने की कोशिश ही करना आपको 1% में शामिल कर देता है। उसके बाद से धीरे 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 चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अब जो लोग लिख ही नहीं रहे हैं उनका क्या, उनकी बेहतरी कैसे होगी, वो तो इधर ही जा रहा है। ठीक है, खैर, तो इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।